बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का ईएसटी का 2025 का पेपर हल करते हैं। और सबसे पहला सवाल हमारे पास है कि लेवल इज विच टाइप ऑफ वर्ड। लेवल इंग्लिश के हवाले से ये सवाल पूछा हुआ था कि ये कौन सी टाइप का वर्ड है, तो इसको कहते हैं कि ये पैलिंड्रोमिक है या पैलिंड्रोमिक वर्ड्स भी कहा जाता है। बेसिकली ये इस तरह के वर्ड्स होते हैं कि इनको अगर रीअरेंज करके भी दोबारा पढ़ा जाए तो वही का वही लफ्ज ही बनता है। जैसे कि लेवल लिखा हुआ है LEVEL लेवल, और अगर इसको रिवर्स पढ़ें तो LEVEL एक ही वर्ड बनता है। तो बेसिकली लेवल क्या है, ये पैलिंड्रोमिक वर्ड्स है। अगर इसकी और एग्जांपल देखी जाए तो हमारे पास लाइक, नोन, लाइक, सिविक, लाइक, आई, लाइक, मैडम, लाइक, रेडार। अब अगर इनको दोबारा उलट पढ़ा जाए, इट मींस नोन, एन डबल ओ एन नोन, इस साइड से भी इस साइड से पढ़ो, एन डबल ओ एन नोन, एक ही वर्ड बन रहा है। सिविक अगर इस अरेंजमेंट से पढ़ो या रिवर्स पढ़ो, CIVIC, तो दोबारा सिविक ही बनता है। आई इसको उलट पढ़ो तो ये आई ही बनेगा। सेम इज द केस मैडम, दोबारा MADAM और MADAM, एक ही वर्ड बन रहा है। सेम इज द केस रेडार है, जैसे कि RADAR, तो ये भी क्या है, RADAR। ये सेम टाइप ऑफ वर्ड्स हैं, यानी इनको अगर रिवर्स करके भी पढ़ा जाए तो वही लफ्ज ही बनता है, कोई उसमें तब्दीली नहीं आती। तो इनको क्या कहा जाता है, ये पैलिंड्रोमिक वर्ड्स कहा जाता है। इसी तरह से डैड, इसी तरह से डीड, डैड एंड डीड, ये दोनों जो हैं, अब इसको उलट पढ़ा जाए DAD या इस साइड से या इस साइड से, दोबारा डैड ही बनता है। डीड, DEED, डीड, काम, ये भी क्या है, सारे के सारे ये पैलिंड्रोमिक्स कहलाते हैं। सेम इज द केस इंग्लिश में डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एनाग्राम्स कहते हैं। एंड व्हाट आर द एनाग्राम्स? एनाग्राम्स किसे कहते हैं? एनाग्राम्स मीन कि दोबारा रीअरेंज करो। अब एनाग्राम्स क्या है, रीअरेंज करने से दोबारा नए लफ्ज बनते हैं। यहां तो बिल्कुल रिवर्स एक ही पैटर्न में है, लेकिन उनको क्या करना पड़ता है, तरतीब देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल WAS वाज, अगर इसको मैं तरतीब दूं तो ये बनेगा सा बनेगा जी। सेम इज द केस दैट इज अ टीम, TEAM टीम, अगर इसको मैं दोबारा तरतीब दूं तो ये बन सकता है मीट बन सकता है। सेम इज द केस ITS इट्स है, तो इसका क्या बनता है, SIT सिट बन सकता है। इसी तरह से NOW नो है, तो उसका क्या बन सकता है, वन बन सकता है। सेम इज द केस फार्म है बेटा, तो फार्म का क्या बन सकता है, फ्राम बन सकता है। इसी तरह से केयर है, CARE केयर, अगर इसको तरतीब से देखा जाए तो ये कौन सा लफ्ज बनता है, CARE, तो ये बनता है RACE। तो ये इस तरह के वर्ड्स हैं कि जिनको हम एनाग्राम्स कहते हैं, और दोबारा तरतीब इनको दिया जाए, रीअरेंज किया जाए तो मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं, लेकिन किसी भी लेटर का इजाफा ना किया जाए। और फिर एक्रोनम्स किसे कहा जाता है, मुखफ़फ़ अल्फाज को इंग्लिश में एक्रोनम्स कहते हैं, याद रखिएगा। एक्रोनम्स या मुखफ़फ़ अल्फाज को एक्रोनम्स कहा जाता है। अब एक्रोनम में कौन सा शामिल है, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं। NTS एक्रोनम किसका है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस। HEC हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। सेम इज द केस कि दूसरे हमारे पास जो है लाइक MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, MSc मास्टर ऑफ साइंसेस, BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, BSc बैचलर ऑफ साइंसेस। तो ये डिफरेंट हमारे पास क्या है, ये एक्रोनम्स कहलाते हैं, मुखफ़फ़ अल्फाज कहलाते हैं या एब्रीवेटेड वर्ड्स कहलाते हैं। और फिर इंग्लिश में साइट वर्ड्स कौन से होते हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड वर्ड होते हैं, जो अक्सर औक़ात सेंटेंसेस में, फ्रेजेस में या इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनको हम नाम क्या देते हैं, वो कहलाते हैं साइट वर्ड्स, SIGHT साइट वर्ड्स। अब साइट वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड, जिसमें इज, जिसमें एम, जिसमें आर, जिसमें द, जिसमें एंड, जिसमें बट, तो ये सारे साइट वर्ड्स कहलाते हैं। इज, एम, आर, आ, एंड, द, बट, ऑल्दो, बिकॉज, ड्यू टू, वाज, वर, बीन, ये सारे क्या कहलाते हैं, ये साइट वर्ड्स कहलाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स जो हैं इंग्लिश में हैं, जैसा कि पैलिंड्रोम्स हैं। पैलिंड्रोम्स मीन कि दोबारा उनको उलट पढ़ा जाए तो वही लफ्ज बने, जैसा कि लेवल पूछा हुआ था, सो यहां से पढ़ें LEVEL लेवल। सो अगर इसको रिवर्स पढ़ा जाए तो दोबारा वही लफ्ज बनता है, जैसे सिविक है, जैसे रेडार है, जैसे मैडम है, जैसे नोन है, जैसे आई है। ये सारे के सारे
पैलिंड्रोम्स कहलाते हैं। और फिर एनाग्राम्स क्या होते हैं? एनाग्राम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनको रीअरेंज किया जाए तो मीनिंगफुल वर्ड्स बनते हैं। जैसे वाज है तो सा बनेगा, सिट है तो इट्स बनेगा, नाउ है तो वन बन सकता है, ओन बन सकता है, टीम है तो मीट बन सकता है, फॉर्म है तो फ्रॉम बन सकता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये एनाग्राम्स कहलाते हैं। और फिर साइड वर्ड्स क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स कहलाते हैं, अक्सर को इस्तेमाल होने वाले जो लफ्ज़ हैं, जिसमें इस, आर, एम, वाज, वर, ये सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वर्ड्स हैं और जो इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है that is related to the education, that is which assessment method evaluates students learning outcomes during the lesson or during teaching learning process। आप याद रखिएगा, जो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग जो असेसमेंट की जाती है, दौरान तदरीस जो असेसमेंट की जाती है, उसका नाम देते हैं ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है, जिसको अगर सिंपली कंसेप्चुअली देखा जाए तो क्या है? ये दौरान तदरीस होती है। याद रखिएगा, ये क्या होती है रिस्पेक्टेड? दौरान तदरीस होती है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग होती है। और पढ़ाने से पहले कौन सी असेसमेंट होती है? बिफोर टीचिंग लर्निंग असेसमेंट, बिफोर टीचिंग लर्निंग। पढ़ाने से पहले कौन सी असेसमेंट होती है बेटा? बिफोर टीचिंग लर्निंग। तो याद रखिएगा वो होती है प्लेसमेंट असेसमेंट। याद रखिएगा, प्लेसमेंट असेसमेंट, प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है जी। इसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसा कि एम कैट टेस्ट होता है, मेडिकल कॉलेज एडमिशन टेस्ट होता है, ई कैट टेस्ट होते हैं, एडमिशन जो टेस्ट के हवाले से होते हैं। तो ये सारे के सारे, या पढ़ाने से पहले जब टीचर कोई भी असेसमेंट करता है तो वो क्या कहलाती है? बेसिकली वो प्लेसमेंट असेसमेंट कहलाती है। और ड्यूरिंग क्या होती है? वो फॉर्मेटिव होती है। और जो एंड पे होती है उसे क्या कहते हैं? सम्मेटिव कहा जाता है जी। तो फॉर्मेटिव क्या होती है? ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग, ये टीचिंग लर्निंग के दौरान होती है। सम्मेटिव क्या होती है? एट द एंड होती है बेटा, एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग, एट द एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग। और जो डायग्नोस्टिक असेसमेंट होती है, बेसिकली टू डायग्नोज द वीक एरियाज, ये डायग्नोज करने के लिए, टू डायग्नोज द वीक एरियाज ऑफ द स्टूडेंट्स और द वीक एरियाज ऑफ लर्निंग और टीचिंग। वीक एरियाज टीचिंग के भी और लर्निंग के भी। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक टेस्ट होता है इंग्लिश का, तो उसमें डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये की जाती है कि स्टूडेंट ने जो है लेटर राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में तो अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन ग्रामर में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। सो ये क्या है? डायग्नोस्टिक की जा रही होती है। सो डायग्नोस्टिक असेसमेंट वीक एरियाज को देखा जाता है, वो टीचिंग का भी और लर्निंग का दोनों का जो है असेसमेंट की जा रही होती है। सो पढ़ाने से पहले क्या होती है? याद रखिएगा, प्लेसमेंट असेसमेंट। पढ़ाने के दौरान क्या होती है? वो ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। तदरीस के दौरान वो फॉर्मेटिव होती है। तदरीस के आखिर में क्या होता है? दैट सम्मेटिव असेसमेंट। वीक एरियाज को देखने के लिए कौन सी इस्तेमाल की जाती है? वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट। फिर दो टर्म इस्तेमाल होती हैं और स्टूडेंट्स को बड़ा ही मुश्किल लेते हैं, बहुत ही आसान टर्म है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग। उसमें फ़र्क क्या है? अब याद रखिएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, और दूसरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इन दोनों में बेटा फर्क है जी। असेसमेंट फॉर लर्निंग, अब याद रखिएगा, फॉर से ये फॉर्मेटिव है, याद रखिएगा। इसका मतलब है कि ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग ही होगा। अब असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है? ऑफ से अपने याद रखना है, इट मींस ऑफ। ऑफ क्या होता है? ऑफ एंड क्लोजिंग। तो ये क्या होती है? बेसिकली सम्मेटिव इन नेचर होती है जी, ये सबमिटिव इन नेचर होती है। सो बेसिकली ये डिफरेंस है और वेरी वेरी क्रिटिकल टर्म्स हैं। एक सवाल जरूर बनता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या बेसिक डिफरेंस है? तो आपने याद रखना है ट्रिक रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के, फॉर से फॉर्मेटिव। सो इट मींस असेसमेंट फॉर लर्निंग ये कौन सी होगी? फॉर से याद रखिएगा, ये फॉर्मेटिव है जो कि टीचिंग लर्निंग के दौरान कंडक्ट की जाती है। और जो ऑफ होती है, ऑफ मीन एंड के ऊपर, इट मींस कि ये सम्मेटिव इन नेचर है जो कि एंड ऑफ टीचिंग लर्निंग कंडक्ट की जाती है। अब बेसिकली टेस्ट क्या होता है? सम ऑफ द क्वेश्चंस। मेजरमेंट क्या होती है? उन्हीं जो टेस्ट का स्कोर होता है, जो न्यूमेरिकल डेटा होता है, उसे मेजरमेंट कहा जाता है। असेसमेंट क्या होती है? वो उसी जो न्यूमेरिकल डेटा है उसको इंटरप्रेट करना, वो मेजरमेंट कहलाता है और वो असेसमेंट कहलाता है। अब
इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएशन याद रखिएगा ऑलवेज जजमेंटल इन नेचर होती है। तो याद रखिएगा टेस्ट लोएस्ट लेवल पे, उसके बाद मेयरमेंट, उसके बाद असेसमेंट और एंड पे क्या होती है? इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन हमेशा जजमेंटल होती है। असेसमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं वो यहाँ पर मैंने डिस्कस कर दिए हैं। हमारी रेगुलर और कंसेप्चुअल क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल पेपर में कौन सा था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है दैट इज चेंज द वॉइस अहमद मैरिड सारा। अब यहां पर इंग्लिश के हवाले से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे गए थे और एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के हवाले से। तो पैसिव वॉइस बनाने का रूल ये होता है कि आप ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आते हो। तो सारा को सबसे पहले ले आया सारा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है उसमें हेल्पिंग वर्ब रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स वाज या वर लगाते हैं। अब सारा के साथ क्या लगेगा? डेफिनेटली वाज ही लगेगा क्योंकि सिंगुलर नाउन है। और पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, याद रखिएगा। सारा वाज मैरिड। अब उसके बाद मोस्टली स्टूडेंट्स ने यह समझा होता है कि बाई आता है, तो याद रखिएगा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, मैं कई दफ़ा कंसेप्चुअल प्रिपरेशन में भी बच्चों को बता चुका हूं, भाई बाई एक प्रेपोजिशन है, हरफ आखिर नहीं है। बाई अकॉर्डिंग टू ये जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसी के अकॉर्डिंगली ही ये प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है। जैसा कि यहां पर अगर मैंने बाई लगा दिया, क्योंकि पैसिव वॉइस में बाई लगता है, तो ये गलत होगा जी। सो सारा वॉज मैरिड टू आएगा, क्योंकि मैरिड टू। अब अहमद, अब प्रेपोजिशन जो इस्तेमाल होती है वो मैरी के साथ टू इस्तेमाल होती है, इंटरेस्ट के साथ इन इस्तेमाल होती है, नॉक एट होता है, ठीक है। तो हमने क्या करना है? बाई का ख्याल करना है। हरफ आखिर कतई तौर पे नहीं है कि सारे ही जब एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो बाई का इस्तेमाल किया जाएगा, नेवर एवर एट ऑल। और स्टूडेंट्स इसी तरह से मिस्टेक करते हैं क्योंकि कंसेप्ट ना होने की वजह से। तो याद रखिएगा कि पैसिव वॉइस में जो वर्ब आएगा उसी के अकॉर्डिंगली ही हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैं और एग्जांपल बताऊं कि यहां पर एग्जांपल है हमारे पास, प्लेस डू नॉट इंटरेस्ट मी। प्लेस डू नॉट इंटरेस्ट मी, प्लेस डू नॉट इंटरेस्ट मी। इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? आई को लेके आऊंगा। आई के साथ डू नॉट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से आएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, और इंटरेस्ट के साथ प्रेपोजिशन इन इस्तेमाल होती है, इन प्लेस आएगा। अगर मैंने बाई लगा दिया यहां पर तो यह सेंटेंस मेरा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट के साथ प्रेपोजिशन इन इस्तेमाल होती है जी। आई नो हिम, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? ही इज नोन बाय मी, गलत है, ही इज नोन टू मी आएगा। क्यों? क्योंकि जो वर्ब होता है उसी के अकॉर्डिंगली ही हम जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। सो अपने ये कंसेप्ट जरूर याद रखने हैं। और अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा था। When I reached the station, the train had left। बेसिकली यहाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हवाले से था। याद रखिएगा ये जो when है बेसिकली ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ये क्या है बेटा? ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती है? वो किसी भी सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में और कौन सी एग्जांपल है? जिसमें व्हेन है, जिसमें एज सून एज है, जिसमें बिफोर है, जिसमें व्हाइल है। अब जब व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट आ जाए, व्हेन के साथ पास्ट इंडेफिनिट, तो याद रखिएगा रूल ये कहता है कि अगला जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है या तो पास्ट परफेक्ट करो या तो पास्ट कंटिन्यूस करो, दोनों ठीक हैं। इसी वजह से यहाँ पे व्हेन है और पास्ट इंडेफिनिट है, लिहाजा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा। हैड लेफ्ट उसका सही जवाब है। लेवल क्या है बेटा? मैं बता चुका हूँ, दैट इज पैलिंड्रोम है, क्योंकि दोबारा उसी तरतीब से ये वर्ड बनेगा। उसके बाद चेंज इनटू द इनडायरेक्ट सेंटेंस, शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। अब ये बेसिकली हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके दो टाइप्स होते हैं बेसिकली। एक ऐसा जुमला जो सवालिया लफ्ज से शुरू हो, और एक ऐसा जुमला जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू ना हो बल्कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। या तो वो ये क्या है? सवालिया लफ्ज से फिक्रा शुरू है। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, सेड है या सेड टू है, रिपोर्टिंग स्पीच में आपने आस लगाना होता है। इसी वजह से शी आस्क्ड आएगा, आस्क के बाद टू नहीं आता। शी आस्क्ड मी, कॉमास खत्म करने के लिए इफ उस वक्त लगाएंगे अगर सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो यहां पे सेंटेंस तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं हुआ, इसी वजह से वही का वही लफ्ज आ जाएगा, व्हाट ही आ जाएगा। उसके बाद जो सबसे अहम रूल ये होता है बेटा कि आपने सेंटेंस को सिंपल करके चेंज करना होता है। तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा? इज योर नेम, तो इसको सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, योर नेम इज बनेगा सिंपल सेंटेंस रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। तो ये बनेगा बेटा योर नेम इज बनेगा।
योर नेम इज। अब हमने क्या करना है, इसको चेंज करना है, योर नेम इज। अब योर क्या है, बेसिकली यू, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के मुताबिक। तो मैं चेंज करूंगा योर को ऑब्जेक्ट के मुताबिक। ऑब्जेक्ट लगा हुआ है मी, तो यहां पर यू की दूसरी हालत है तो मी की दूसरी हालत माई करेंगे। व्हाट माई नेम इज आर एम को चेंज करते हैं वास वर में चेंज करते हैं। तो ये बेसिक रूल होता है। तो उसका सही जवाब है शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वास, और आखिर में फुल स्टॉप आएगा। कमीशन के इम्तिहानात में कई दफा ये सवाल आ चुका है कि इनडायरेक्ट जब सेंटेंस बनाते हैं तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, और वो ऑप्शन में भी दे चुका होता है, इसीलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, स्टूडेंट्स को ठीक कर देते हैं। जबकि जब ये इनडायरेक्ट सेंटेंस बनेगा तो फिर वो सिंपल बन जाएगा, इसीलिए आखिर में फुल स्टॉप ही आएगा पंक्चुएशन रूल के मुताबिक। लिहाजा फुल स्टॉप आए तो ठीक है, अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए तो फिर ये गलत है। सवालिया जुमला होता है, उसको हमें सिंपल से चेंज करना होता है। उसके बाद द प्राइमरी गोल ऑफ एजुकेशनल अकॉर्डिंग टू द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जिसके 3 लेवल हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। अब उसका बेसिक मकसद क्या है, ये क्रिटिकल थिंकिंग है। इसमें जो हायरार्की होती है वो लोएस्ट से हाईएस्ट में जाते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस, 21st सेंचुरी स्किल्स की बात ही हो रही होती है। तो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में बेसिकली क्या होता है, वो एजुकेशनल जो गोल्स हैं उसमें क्रिटिकल थिंकिंग का बेसिक आंसर होता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट इज एग्जांपल ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो पॉप क्विजेज होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग। मतलब जो स्टूडेंट से क्वेश्चन किए जाते हैं, आइदर वो क्वेश्चन जो है ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड कोई भी हो सकते हैं। ओपन एंडेड जो क्वेश्चन होते हैं उसमें क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। क्लोज एंडेड क्वेश्चन की एग्जांपल क्या होती है बेटा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स और जिसमें ट्रू फॉल्स मैचिंग कॉलम, ये सारे हो सकते हैं। और फिर ये जो हमारे पास क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इनकी बेसिकली 2 टाइप्स होती हैं। या तो ये होते हैं बेटा सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस, सिलेक्शन टाइप क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहां आपने सिलेक्ट करना होता है, मिसाल के तौर पर भाई ट्रू या फॉल्स, आपने इन दोनों में से सिलेक्ट करना है, ये सिलेक्शन टाइप है। और दूसरी होती है बेटा सप्लाई टाइप क्वेश्चन, याद रखिएगा एजुकेशन में सप्लाई टाइप क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है, आपको वो जो जवाब है वो सप्लाई करना होता है, वो देना होता है। जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, मिसाल के तौर पर शॉर्ट क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चंस। तो याद रखिएगा ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होते हैं इसमें सिलेक्शन टाइप क्वेश्चन होते हैं, हमने सिलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पर ट्रू या फॉल्स कौन सा है, तो आपने जस्ट टिक करना होता है, सिलेक्ट करना होता है दोनों में से किसी एक को जी, ठीक है। और सप्लाई टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, जिसमें आपने जवाब देना होता है, मुहैया करना होता है। उसकी एग्जांपल क्या होती है बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स एग्जांपल होती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन उनकी एग्जांपल होती हैं। उसके बाद द टाइप ऑफ मोटिवेशन कम्स फ्रॉम इंटरनल सेटिस्फैक्शन। वो क्या होती है, वो इंट्रिंसिक इन नेचर होती है और इसको हम इननेट भी कहते हैं। एक्सटर्नल क्या होती हैं, जो कि इन्वायरमेंटल होती हैं। वो एक्सटर्नल जैसे वेल्थ है, जैसे पावर है, जैसे स्टेटस है, वो एक्सट्रिंसिक इन नेचर है जी। द टाइप ऑफ द करिकुलम दैट फोकसेस ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज, वो क्या होता है, वो फंक्शनल करिकुलम होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द करिकुलम होते हैं और करिकुलम होता क्या है, इट्स सम ऑफ ऑल द एक्टिविटीज एग्जीक्यूटेड बाय एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टू अचीव एजुकेशनल एम्स ऑब्जेक्टिव्स। तो तालीमी मकासद को हासिल करने के लिए कोई भी तालीमी इदारा जितनी भी सरगर्मियां करता है वो क्यूरिकुलम कहलाता है। और फिर क्यूरिकुलम के अंदर अर्लियर जो टर्म इस्तेमाल होती थी कि को क्यूरिकुलर और एक्स्ट्रा क्यूरिकुलर, तो ये बिल्कुल गलत टर्म है। आजकल मॉडर्न एजुकेशन में क्या किया जाता है, वो तमाम सरगर्मियां जो तालीमी मकासद को हासिल करने के लिए की जाती हैं वो क्यूरिकुलम ही कहलाती हैं। इवन जिसमें पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जिसमें पेंटिंग, ड्राइंग, कलरिंग, डिबेट्स, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, तो ये सारी की सारी किसमें शामिल होती हैं, याद रखिएगा ये क्यूरिकुलम का हिस्सा होती हैं। ये क्यूरिकुलम ही है बेसिकली। और हमेशा जो क्यूरिकुलम है उसको क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि ग्लोबल ट्रेंड से उसको भी चेंज किया जा सके। और क्यूरिकुलम चेंज में याद रखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि क्यूरिकुलम चेंज में जो रेजिस्टेंस होती है, मेन हिंड्रेंस होती है, वो टीचर होता है। और ये भी कई दफ़ा सवाल रिपीटेड है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट। अगला है लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग इन कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन क्या है, दैट्स मेंटल अप्रोच, दैट्स अ थिंकिंग अप्रोच। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के 3 डोमेन है, जिसमें पहला डोमेन कॉग्निटिव है, उसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है, वो नॉलेज है या बास का, तो वो रिमेंबरिंग भी पूछ लेता है। एक ही बात है, क्योंकि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को 2001 में रिवाइज किया गया था। एक्चुअली इट वाज प्रेजेंटेड इन 1956, 1956 में ये प्रेजेंट की गई थी, लेकिन बाद में इसको रिवाइज किया गया था और फिर उसमें नाउन से वो वर्ब की तरफ चले गए थे। इवन एक दो ये भी क्वेश्चन आया हुआ था कि एक लर्नर, एक बच्चा जो है वो एक स्टोरी याद करता है और फिर उसको पेपर में लिखता है, तो ये कौन सा लेवल है,
ये लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग है, दैट्स नॉलेज बेस्ड, दैट्स रिमेम्बरिंग बेस्ड, उसमें कोई एप्लीकेशन कोई क्रिएटिविटी नहीं है, बच्चा ने जस्ट याद किया उसको छाप के लिख दिया, दैट्स इट, याद रखिएगा। और इसको हम लॉट्स कैटेगरी में कंसिडर करते हैं। लॉट्स मीन द लोअर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग स्किल्स। अगला सवाल हमारे पास है, द पर्पस ऑफ ए रूब्रिक इज टू प्रोवाइड, बेसिकली ये इवैल्यूएशन क्राइटेरिया होता है। रूब्रिक्स मीन आप सेट क्वेश्चंस के नंबर बना देते हो कि इस क्वेश्चन का नंबर कितने दोगे, नंबर डिडक्ट कैसे करोगे, ये सारे का सारा किस में आएगा, ये रूब्रिक्स में आएगा। सो रूब्रिक्स क्या करता है, वो एक इवैल्यूएशन क्राइटेरिया फिक्स बना देता है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैडागोजी, इसका बेसिक मकसद क्या होता है। पैडागोजी कौन सा वर्ड है, बेसिकली ग्रीक वर्ड है और इसके लिटरली मीनिंग क्या होते हैं, टू लीड द चाइल्ड, चाइल्ड को लीड करना, याद रखिएगा। उसके माने कि व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2024, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। ये एजुकेशन जो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन होता है उसका बेसिक थीम 2024 में गया था, वो था लास्ट लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस। उसके बाद प्रोग्रेस एजुकेशन सिस्टम जो एम्फेसिस करता है किसके ऊपर, ये डूइंग के ऊपर जो है एम्फेसिस करता है। बेसिकली प्रोग्रेसिविज्म जो थ्योरी है ये अमेरिकन, याद रखिएगा, ये अमेरिकन फिलॉसफी है और इसके मेन जो एडवोकेटर कौन से हैं रेस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, एडवोकेटर याद रखिएगा वो जॉन डेवी साहब हैं, बाकी भी हैं लेकिन इसके मेन एडवोकेटर जॉन डेवी हैं। और जॉन डेवी साहब की जो मशहूर आफाक कोटेशन है कि लर्निंग टू डू बी लर्निंग, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज, कि बच्चे को लर्निंग पे लेके आओ, एक्टिविटीज बेस पे लेके आओ, एबीएल मेथड पे लेके आओ, एक्टिविटी बेस्ड मेथड पे लेके आओ, डूइंग पे लेके आओ। सो प्रैक्टिकल्स करना, डूइंग करना, ये प्रोग्रेसिज्म थ्योरी का ये खासा है। उसके बाद कि डायलैक्टिक मेथड ऑफ इंक्वायरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बेसिकली ये सोक्रेटिक ने कहा था कि भाई डायलैक्टिक मेथड डायलॉग इज री और इंक्वायरी बेस्ड। सोक्रात साहब ने यही कहा था कि मेरी महफिल में वो बंदा है जिसको सवाल करना आता हो जी। उसके बाद कि पाकिस्तान साइन द फ्रंटियर एग्रीमेंट विद ईरान, पाकिस्तान ने ईरान के साथ फ्रंटियर जो एग्रीमेंट है उसको साइन कब किया था, वो 1958 को साइन किया था। और ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने पाकिस्तान को जो है वो सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया था इंटरनेशनली। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 3 हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस, कराकोरम, हिमालय एंड हिंदू कश्मीर से किस जगह पे तीनों मिलती हैं। ये पामीर जो नॉट है उस पॉइंट पे ये तीनों जो पहाड़ियां माउंटेन्स है वो मिलती हैं, याद रखिएगा। उसके बाद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1962 एब्रोगेटेड कब खत्म किया गया, ये 25 मार्च 1969 को ये खत्म किया गया। और इसके बाद पाकिस्तान का जो तीसरा आइन है वो 1973 का आइन भुट्टो साहब के दौर में ये पेश किया जाता है। उसके बाद देखिए द गेट वे टू द सेंट्रल एशिया किसको कहा जाता है, पिशावर को कहा जाता है कि ये गेट वे है सेंट्रल एशिया में दाखिल होने के लिए जी, पिशावर के इसका सही जवाब है। उसके बाद जिन्ना ऑफ पाकिस्तान इज अ फेमस बुक रिटन बाय स्टैनले वेलपर ने लिखी थी, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन में से है। और उसके बाद पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया था, पाकिस्तान ज्वाइन यूनाइटेड नेशन, ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस को ज्वाइन किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेनजीर भुट्टो सॉन एज द फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर, बेसिकली 1988 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद जमहूरियत मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होने का एजाज़ इनको मिलता है। पहली भी नहीं बल्कि मुस्लिम दुनिया की भी पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होने का एजाज़ किसको हासिल है, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को हासिल है। तो 1988 में जब इनका पहला टर्म होता है तो वो मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म इलेक्ट होती हैं। फिर इनके बाद दूसरा भी टर्म आता है 1988 के बाद, तो ये 2 मरतबा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी रह चुकी थी और इनको दिसंबर 2007 में असैसिनेट किया गया था। उसके बाद फर्स्ट कंट्री टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान आफ्टर इंडिपेंडेंस वो ईरान ही था। और अब भी मौजूदा जितने भी हालात हैं उन हालात में भी पाकिस्तान ईरान के साथ शाना बशाना खड़ा है। उसके बाद है कि मंगला डैम इज लोकेटेड ऑन रिवर, मंगला डैम किस दरिया जो है वो जहलम के ऊपर ये वाक़ है। उसके बाद द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन डिटेक्ट्स टेम्परेचर चेंजेस इन द ब्लड, वो हाइपोथैलेमस होता है। बेसिकली द पार्ट ऑफ द ब्रेन जो है जो डिटेक्ट करता है टेम्परेचर चेंजेस को, तो ब्रेन जो है वो स्कल के अंदर महफूज होता है। उसके बाद है कि विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग है किसके लिए, ब्लड प्रोटीन के लिए कौन सा जो विटामिन एसेंशियल होता है, विटामिन के उसका सही जवाब है
मिनरल्स में से विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंतहाई ज़रूरी है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक FCC यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? बेसिकली वो 4 होते हैं। उसके बाद एक द मेन काज ऑफ एसिड रेन इज, एसिड रेन का मेन काज क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड उसका मेन काज होता है, क्योंकि बेसिकली जो पानी के ज़रात आ रहे होते हैं और इधर से जो सल्फर के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी के साथ मिक्स हो जाते हैं और जो pH है फिर उसको जो है कम कर देते हैं और वो जो पानी है वो एसिड रेन की शक्ल में आता है। याद रखिएगा जो pH है ये डिटरमाइन करती है कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। pH स्टैंड्स फॉर, P बेसिकली कहते हैं कि नेगेटिव लॉग को, H मीन्स द हाइड्रोजन आयन, सो नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन वो pH है और POH क्या है? दैट्स नेगेटिव लॉग ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। और याद रखिएगा कि pH और POH का जो कॉम्बिनेशन होता है इक्वल 14 होता है। और बास्कत कमीशन के इम्तिहान में ये भी सवाल पूछा हुआ था कि एक एलिमेंट है उसकी pH 3 है, उसकी pOH कितनी होगी? उसकी pH 3 है तो उसकी POH कितनी होगी? तो सिंपल सा फार्मूला है, pH 3 है, वैल्यू पुट करो प्लस POH आपने फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू 14। तो ये 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, सो POH इज इक्वल टू 14 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा। और याद रखिएगा चाहे कोई सब्सटेंस एसिड है चाहे बेस है, उसकी pH की वैल्यू भी होगी और उसकी POH की वैल्यू भी होगी। पावरफुल एसिड हमेशा जो है वो वीक बेस होगा, याद रखिएगा, और पावरफुल बेस जो है वो वीक एसिड होगा, याद रखिएगा। उसके बाद है कि द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन इज बेसिकली ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है और फर्मेंटेशन में क्या होता है? ग्लूकोज की जो है वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है या यूँ समझ लो कि ब्रेक डाउन होता है और उसमें एरोबिक और एनारोबिक दोनों शामिल होते हैं। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है? बेसिकली ग्लूकोज की प्रोडक्शन का नाम है और रेस्पिरेशन क्या है? वो ग्लूकोज की ब्रेकडाउन का नाम होता है। उसके बाद विच यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है? किलोवाट आवर इस्तेमाल किया जाता है। किलोवाट आवर उसका सही यूनिट है। और फिर इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से अक्सर का सवाल पूछा जाता है कि AC या DC, और एक दो सवाल पूछा हुआ था कि घरों में आने वाली जो बिजली होती है जो वापटा से आती है, ट्रांसफार्मर से आती है, वो कौन सी होती है? AC के DC? तो याद रखिएगा वो AC करंट होता है। और AC करंट क्या होता है? इट्स अल्टरनेटिंग करंट। इसकी जो वेवलेंथ होती है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील होती रहती है, दैट्स अल्टरनेटिंग करंट। ये AC करंट की वेवलेंथ है। और जो DC करंट होता है उसकी डायरेक्ट करंट बोलेंगे, जो सेलों में स्टोर करंट होता है या जो सोलर करंट होता है वो DC करंट होता है। और उसकी जो वेवलेंथ होती है बेसिकली वो सॉटूथ वेवलेंथ होती है, जिसे कहते हैं कि आरी के दंदानों की तरह, या तो जीरो या तो मैक्सिमम, उसमें क्यों नहीं एलिवेशन वगैरह कुछ भी नहीं होती। तो दो तरह के करंट होते हैं। और करंट क्या होता है? बेसिकली दैट्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। और फिर करंट दो तरह का होता है, एक होता है इलेक्ट्रिक करंट होता है और एक होता है कन्वेंशनल करंट। इलेक्ट्रिक करंट दैट इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ड्यू टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस। कन्वेंशनल करंट क्या होता है? रिसर्च ये भी कहती है कि समवट करंट जो है वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से भी फ्लो करता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको कन्वेंशनल करंट नाम दिया जाता है। उसके बाद देखिए द टाइप ऑफ द रेडिएशन विद हाईएस्ट एनर्जी, जिनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है अल्फा, बीटा या गामा में से, तो गामा रेडिएशंस की सबसे ज्यादा होती है, याद रखिएगा, एनर्जी। उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला सवाल हमारे पास है द रियर व्यू मिरर ऑफ ए मोटर व्हीकल, तो उसमें कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? बेसिकली कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद कि विच प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ वेव्स, चाहे वो साउंड वेव्स हों चाहे लाइट वेव्स हों, कोई भी वेव्स हों, पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, passing through any unit area, किसी भी यूनिट एरिया से गुजर रहे हूं तो वो क्या कहलाते हैं? इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में वो क्या कहलाते हैं? फ्रीक्वेंसी। और F इज इक्वल टू 1/T होता है, याद रखिएगा जी। या यूं समझ लो कि 1 सेकेंड में किसी भी एरिया में से, यूनिट एरिया में से, पर स्क्वायर मीटर में से, चाहे लाइट वेव्स चाहे साउंड वेव्स गुजर रही होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो रिफ्रैक्शन के दौरान जो फ्रीक्वेंसी है वेव्स की वो तब्दील नहीं होती। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन क्या होता है? याद रखिएगा, अक्सर वक्त आपने देखा होगा कि किसी भी गिलास के अंदर जब भी पेंसिल डाली जाती है
तो पेंसिल जो है वो ऐसा नजर आता है कि जैसे झुकी हुई नजर आती है। तो जब लाइट वेव्स, याद रखिएगा, लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएंगी तो उस वक्त कुछ रेस जो है वो बैंड हो जाती हैं। सो सच अ बैंडिंग ऑफ लाइट रेस इज कॉल्ड एज, इसको हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्शन का नाम देते हैं। इसी वजह से पानी के अंदर जो है, जब गिलास जो होता है उसके अंदर पानी और उसके अंदर जब पेंसिल डालते हैं तो हमें बाहर से देखने को ऐसा नजर आता है कि वो पेंसिल जो है मुड़ी हुई है, झुकी हुई है। बेसिकली होता क्या है कि हम एयर मीडियम से देख रहे होते हैं जो कि लाइटर मीडियम है, और जो पानी के अंदर जो पानी है गिलास के अंदर वो क्या है, डेंसर मीडियम है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द एयर, क्योंकि एयर गैस है और वो क्या लिक्विड है। तो जब भी लाइट वेव्स लाइटर मीडियम से, हल्के मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती हैं तो थोड़ा सा वेव्स बैंड हो जाती हैं। सच अ बैंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज, उसको रिफ्रैक्शन नाम देते हैं। लेकिन रिफ्रैक्शन में जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती, मतलब जितनी भी वेव्स जा रही होती हैं वेव्स उतनी ही हैं, हाँ उनका पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है जी। उसके बाद देखिए, अ लीनियर इक्वेशन व्हेन टू वेरिएबल्स इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, जिसको स्ट्रेट लाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है। मैथ के वाले से ये सवाल था। उसके बाद मैथ के वाले से सवाल है कि नेक्स्ट टू टर्म्स इन द सीक्वेंस ऑफ 1, 8, 27 आर, ये बेसिकली है क्या। अब इसमें क्यूब लिया जा रहा है। अब 1 का अगर क्यूब देखा जाए तो क्या होगा, मुकाब जिसे कहते हैं वो 1 का 1 ही होता है। अब 2 का मुकाब क्या होता है, इसका मतलब है कि 2 ज़रबे 2 ज़रबे 2, 2 4 4 2 8, उसका सही जवाब है। इसी तरह से 27 क्या है, ये 3 का बेसिकली मुकाब है, क्यूब है। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, 3 3 9 9 3 27, तो उसका सही जवाब है। उसके बाद क्योंकि 1 2 3 का क्यूब है, आगे 4 का क्यूब ही आएगा ना बेटा, जो 4 का मुकाब ही आएगा। तो 4 का मुकाब अगर देखा जाए 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 4 4, तो ये क्या आएगा 16। और उसके बाद क्या आएगा, 4 का जो मुकाब है, इसका मतलब है 4 ज़रबे 4 ज़रबे 4, तो क्या आएगा 4 4 16 16 4 64, 64 ही जवाब उसका आएगा। और फिर 4 के बाद 5 का एक मुकाब आएगा ना, इसका मतलब है कि 5 का ही मुकाब आएगा, तो इट मीन्स के 5 को 3 दफा ज़रब दे दो। 5 5 25 25 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये 125 ही आएगा। सो 125। तो यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न आपको देखना पड़ता है कि आया कि वो नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर का यहाँ भी क्या है, मुकाब बताया गया है। 1 का, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का, और कंसेक्टिवली 6 7 8 का ये चलता रहेगा। तो ये मैथ के हवाले से सीरीज यहाँ पर पूछी हुई थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is which of the following is a synonym of breakneck, का मतलब क्या होता है, dangerous, खतरनाक। उसके बाद complete the sentence with the correct preposition, she writes in ink होता है, याद रखिएगा, with नहीं होता जी, याद रखिएगा, write इन ब्लू इंक जो भी होता है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, विद नहीं होता, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए चेंज द वॉइस, आई नो हिम वंस अगेन, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस पैसिव वॉइस की वजह से दिए हुए थे, इसीलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को बताता हूं कि आपने कंसेप्ट याद रखने हैं। बाई पैसिव वॉइस में एक प्रपोजिशन है, हर्फ आखिर नहीं है, तो इसको जब मैं ही करूंगा, ही और प्रेजेंट डेफिनेट है तो क्या आएगा, इज। पैसिव वॉइस में तो हमेशा थर्ड फॉर्म में इस्तेमाल किया। अब नॉन मैं बाई लगा दूं गलत है, इसीलिए नॉन टू मी इसका सही जवाब है। और अक्सर का स्टूडेंट क्या करते हैं, बाई लगा के आके खुश हो जाते हैं कि हमारा तो सवाल बिल्कुल ठीक है, बट कंसेप्ट ना होने की वजह से वो ये नंबर ज़ाय कर बैठते हैं। इसीलिए आपको कंसेप्चुअल स्टडी करना इंतहाई ज़रूरी होता है। उसके बाद देखिए चेंज इनटू द इनडायरेक्ट, ही सेड टू मी डू यू लाइक राइस, ही सेड टू मी है तो ही आस्क्ड मी करेंगे। और यहाँ पर इफ लगाना है, क्यों इफ लगाना है, क्योंकि सेंटेंस जो है वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है। अगर यहाँ पे सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता, सवाल या लफ्ज से शुरू होता, तो हम कमास खत्म करने के लिए कुछ भी नहीं लगाते अकॉर्डिंग टू द रूल्स। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, ही आस्क्ड मी, सेड टू की जगह क्या लगाएंगे बेटा, आस्क्ड, जैसा कि वहां पे लगा हुआ है। आस्क्ड के बाद टू नहीं आता, आस्क्ड मी कामा खत्म करने के लिए इफ लगा दिया। वंस अगेन सेंटेंस को सिंपल करके चेंज करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनेगा यू लाइक राइस, तो यू चेंज करो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के मुताबिक, मी आई लाइक्ड राइस, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनेट को चेंज करेंगे पास्ट डेफिनेट में। यहां पर भी स्टूडेंट गलती करते हैं, वो कौन सी गलती करते हैं, वो डू को डिड में चेंज करते हैं, जबकि रूल क्या कहता है, कंसेप्ट क्या कहता है, सेंटेंस को सिंपल करके चेंज करो। इसीलिए कंसेप्चुअल स्टडी जो है वो बहुत ही जरूरी है। अगला हमारे पास सवाल है कि इफ आई हैड वर्कड हार्ड आई वुड हैव पास्ड, तो याद रखिएगा ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस है। और ये कौन सी कंडीशनल सेंटेंस है, ये हमारे पास थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर एक हिस्से में पास्ट परफेक्ट आए तो आपने दूसरे हिस्से के साथ वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म वर्ब लगानी है। और मैं क्लासेस में अक्सर स्टूडेंट को बताता हूं कि भाई आपने याद रखना है कि जितने भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं
इफ वाले हिस्से में फ्यूचर टेंस का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ओवरऑल ये हमारे पास ये क्या है, ये थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि हैड का इस्तेमाल है। जीरो कंडीशनल में क्या होता है कि दोनों में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है। जैसे एग्जांपल हमारे पास है कि इफ इट रेन्स लैंड गेट्स वेट, तो ये क्या है हमारे पास, जीरो कंडीशनल सेंटेंस है। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स, दोनों में प्रेजेंट है। फर्स्ट कंडीशनल में क्या होगा, एक में फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे में फ्यूचर इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल इफ यू वर्क प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू विल पास फ्यूचर इंडेफिनिट। और ये हमारे पास क्या हो गया, फर्स्ट कंडीशनल। अब इसके बाद क्या, सेकंड कंडीशनल। सेकंड से याद रखिएगा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इफ ही वर्कड, पास्ट इंडेफिनिट है। ही वुड पास, विल और शैल की पास्ट वुड बनती है। और ये थर्ड, ये सेकंड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में क्या है, पास्ट इंडेफिनिट से अगले जाओ पास्ट परफेक्ट में। तो इफ ही हैड वर्कड हार्ड, ये क्या है हमारे पास, दैट इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस है। और इधर भी वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाओगे डेफिनेटली। और यहाँ पर ये जो सेंटेंस है ओवरऑल ये देखा जाए तो कौन सा ये सेंटेंस है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है इंग्लिश में। क्योंकि कम्प्लेक्स सेंटेंस की बेटा निशानी ये होती है कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल होता है। जहाँ कहीं भी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल हो, जिसमें इफ, जिसमें व्हेन, जिसमें बिफोर, जिसमें व्हाइल, जिसमें एज सून एज, टिपिकल ये निशानी होती है कोई सेंटेंस कम्प्लेक्स इन नेचर होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला हमारे पास सवाल है बेटा, पर्सिमन बेसिकली क्या है, ये एक फ्रूट है जी। और पामोलॉजी जो है, जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ फ्रूट्स है, तो एग्रीकल्चर की ब्रांच है, तो उसमें जो है पर्सिमन जो है एक फ्रूट शामिल है, याद रखिएगा। उसके बाद है कि द चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द मिसिंग वर्ड माई मॉर्टगेज नीड्स टू बी पेड एवरी मंथ, तो ये उसका सही जवाब है। उसके अंदर वर्ड्स हैव नो लिंक विद देयर मीनिंग्स, कोई पता नहीं होता उसके मीनिंग का, वैसे ही बोला जाता है, उसको आर्बिट्रारीनेस कहते हैं, याद रखिएगा जी। उसके बाद आइडेंटिफाई द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है लाइक दिस, और इसमें क्या होता है, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, वो चाहे खुशी का भी हो सकता है, गमी का भी हो सकता है, हैरत का भी हो सकता है, लेकिन चूंकि यहाँ हैरत का फिक्र आई है, ठीक है। उसके हाउ स्मार्ट यू आर, हाउ क्लेवर यू आर, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, हाउ एक्टिव यू आर, हाउ हाई दिस बिल्डिंग इज, दीज ऑल सेंटेंसेस ये एक्सक्लेमेटरी हैं क्योंकि इनके आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। वैसे पहले भी इस्तेमाल हो सकता है, हुर्रा या वन द मैच, आहा पाकिस्तान हैव डिफीटेड द एनिमीज, ये क्या खुशी के फिक्र हैं। गमी के भी हो सकते हैं, लॉस आई लॉस्ट माय पर्स, ओ माय फ्रेंड डाइड टुडे, ये भी इसमें क्या है, एक्सक्लेमेटरी ही सेंटेंस है क्योंकि इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इस्तेमाल हुआ है। Which of the following words is the best antonym of fortitude, वो क्या होता है, वीकनेस, उसका सही जवाब है एंटोनिम के हवाले से। अगला सवाल हमारे पास है बेटा, दैट इज type of counseling focuses on helping individual explore and understand his thought and feeling, तो ये बेसिकली क्या है, ये नॉन डायरेक्टिव टाइप ऑफ द काउंसलिंग है। उसके बाद क्लासरूम एनवायरनमेंट विल बी टीचर सेंटर्ड इफ टीचर इज, अगर तो वो आइडियलिस्ट होगा। और भाई आइडियलिस्ट की थ्योरी जो है आइडियलिज्म से निकली है। आइडियलिज्म क्या कहती है भाई, स्पिरिचुअल वैल्यूज बच्चों को पढ़ाओ और बच्चों को जो है ना एटर्नल लाइफ की तरफ लेके जाओ। और आइडियलिज्म के नज़दीक स्पिरिचुअल वैल्यूज आर द रियलिटी। इसका मतलब है कि आइडियलिज्म थोड़ा सा रिलीजियस टच भी देती है। और आइडियलिज्म जो कि प्लेटो ने दी थी, अफलातून ने दी थी, और अफलातून से ये कहते हैं कि असल कामयाबी जो है, असल सच्चाई जो एटर्नल लाइफ है। और इसीलिए टीचर को अपने सब्जेक्ट पे गिरफ्त होनी चाहिए, क्लासरूम बिल्कुल साइलेंट होना चाहिए, टीचर ऑल इन ऑल होना चाहिए। तो ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है जिसमें स्टूडेंट क्या होते हैं, पैसिव, टीचर क्या होता है, एक्टिव। जबकि लर्नर सेंटर्ड अप्रोच ये होती है, जैसा कि जॉन डेवी ने कहा था, प्रोग्रेसिविज्म की थ्योरी कहती है कि भाई लर्निंग टू डू बी लर्निंग, वहां पे क्या होता है, टीचर फैसिलिटेटर होता है, गाइडर होता है। तो याद रखिएगा यहां पर क्या है, आइडियलिस्ट टीचर का मकसद क्या होगा, प्योर लेक्चर मेथड, एड्रेसिंग टाइप ऑफ टीचिंग, खुतबाती तरीका है तदरीस, तो उसमें स्टूडेंट्स बेचारे पैसिव होते हैं। लेकिन ये आइडियलिस्ट की थ्योरी है तो वो इसको फेवर करते हैं कि टीचर सेंटर अप्रोच होना चाहिए जी। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल है, दैट इज के टीचिंग थ्रू डिडक्टिव मेथड इज फ्रॉम, डिडक्टिव मेथड क्या होता है, वो जनरल से स्पेसिफिक होता है जी। और इंडक्टिव मेथड इससे उलट है, वो स्पेसिफिक टू जनरल मेथड होता है। डिफरेंट मेथडोलॉजीज इस्तेमाल की जाती है, टीचिंग अप्रोचेस इस्तेमाल की जाती हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, कि हमारे पास अगला सवाल कौन सा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स बेसिकली यूज की जाती हैं पर्सनैलिटी को मेयर करने के हवाले से, याद रखिएगा जी। उसके बाद है कि रिलायबिलिटी ऑफ एन असेसमेंट इज रिलेटेड टू, जो रिलायबिलिटी है वो कंसिस्टेंसी से रिलेटेड है जी। असेसमेंट की रिलायबिलिटी, वो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। पैडागोजी ग्रीक वर्ड है, तो अक्सर बात ये पूछा जाता है कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, टू लीड होता है जी।
विच मॉडल ऑफ लर्निंग कंबाइंस इन पर्सन इंस्ट्रक्शन विद ऑनलाइन और डिजिटल कंपोनेंट्स। तो वो क्या होता है, वो ब्लेंडेड होता है जिसमें फिजिकल भी और ऑनलाइन दोनों शामिल होते हैं, याद रखिएगा, फिजिकल प्लस ऑनलाइन। मिसाल के तौर पर जैसा कि जो रिसेंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन है कि भाई आप 4 डेज बच्चों को पढ़ाओ स्कूल में, क्लासरूम में, कॉलेज में, लेकिन 2 दिन के लिए आप ऑनलाइन क्लासेस करो। सो ये क्या है, ये ब्लेंडेड है, फिजिकल और ऑनलाइन या डिजिटल दोनों होते हैं। और फिर डिजिटल कम्युनिटी से क्या मुराद है? डिजिटल कम्युनिटी मीन व्हाट्सएप की कम्युनिटी, डिजिटल कम्युनिटी मीन फेसबुक चैनल, फेसबुक ग्रुप, यूट्यूब चैनल्स, यूट्यूब कम्युनिटी, फेसबुक कम्युनिटी। तो वहां पर जो एक कम्युनिटी बनती है, वहां पर जो ग्रुप्स बनते हैं, बेसिकली है तो कम्युनिटी, बट डिजिटल कम्युनिटी, याद रखिएगा। उसके बाद है कि विच रिवर डज नॉट फ्लो ऑन पाकिस्तान लैंड। सर ज़मीन पाकिस्तान में ब्यास रिवर नहीं बहता, क्योंकि जब 1960 में सिंतास का मुआहदा होता है तो उस मुआहदे की रूह से कुछ जो दरिया है उनका फ्लो पाकिस्तान में बनाया गया था और कुछ का फ्लो किस में बनाया गया था, वो इंडिया में बनाया गया था। तो ब्यास जो रिवर है, जैसा कि यहाँ पे सवाल पूछा हुआ था, जो पाकिस्तान में फ्लो नहीं करता। और फिर ये भी सवाल सबसे दायम है कि सिंतास का मुआहदा पाकिस्तान और इंडिया का मबैन जो कि आबी मसला था, उसको हल करने के हवाले से सालसी का किरदार थर्ड पार्टी कौन सी आई थी? वर्ल्ड बैंक ने किरदार अदा किया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल हमारे पास कौन सा है। The next question is, that is, Sharia bench in all high courts were established in 1979 में ये established हुआ था जी। उसके बाद देखिए फर्स्ट ड्राई पोर्ट ऑफ पाकिस्तान वाज कंस्ट्रक्टेड इन लाहौर में, ये जो है सबसे पहले बनाया गई थी जो ड्राई पोर्ट है। विच डॉक्यूमेंट इज कंसिडर्ड द प्रिकर्सर टू द टू नेशन थ्योरी। वो लखनऊ पैक्ट था। प्रिकर्सर मीन जिसने पहले से ही कुछ काम किया हुआ था उसको प्रिकर्सर कहते हैं। इसका मतलब है जैसे हम कहते हैं सर सैयद अहमद खान का जो नजरिया था, बेसिकली वो तहरीक आज़ादी की पहली जो है ईंट उन्होंने रखी थी, वो प्रिकर्सर थी। तो प्रिकर्सर में जिसने पहले काम किया था, लखनऊ पैक्ट जो था वो पहला पैक्ट था, मुआहदा था। उसके बाद टू नेशन थ्योरी ने जन्म लिया था, दो कौमी नजरिया बाद में आया था। उसके अंदर विच सिटी इज रेफर्ड टू एज स्विट्जरलैंड ऑफ द ईस्ट, वो सवात को कहा जाता है। और फिर मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान किसे कहा जाता है? फैसलाबाद को कहा जाता है। और फैसलाबाद का पुराना नाम क्या है? लैलपुर है, जिसको मौजूदा क्या कहा जाता है? फैसलाबाद कहा जाता है। और इसको क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि ड्यू टू 25th अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेनेट की तादाद कितनी है? 96 है। और ये कौन सी आईनी तरमीम है? ये 25th आईनी तरमीम के मुताबिक सेनेट के मेंबरान की कुल तादाद 96 होगी। और रिसेंट कितनी अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं? वो 27th अमेंडमेंट्स की जा चुकी हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि अगला सवाल कौन सा है। नेक्स्ट इज विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिटेड मीनार पाकिस्तान। वो वाजपेयी साहब ने मीनार पाकिस्तान का, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने विजिट किया था। उसके अंदर व्हाट इज द फिनोमेना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर। अगर कॉर्नर आ जाते हैं उसको डिफ्रैक्शन नाम दिया जाता है। वापस उसी साइड पे आना वो क्या? रिफ्लेक्शन है। थोड़ा सा बैंड हो जाना वो क्या है? दैट इज रिफ्रैक्शन है। डिफ्रैक्शन क्या है कि खास कॉर्नर की बात होगी, वहां पर क्या होता है? डिफ्रैक्शन होता है। विच टाइप ऑफ वेव इज साउंड वेव। बेसिकली ये लॉन्गिट्यूजनल वेव साउंड वेव्स कहलाती हैं जी। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ऑफ पावर क्या है? पावर का यूनिट क्या होता है? वाट होता है। ठीक है। उसके बाद विच टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ द आयंस। तो डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ आयंस किए जाते हैं, केटाइंस और एनाइन की एक्सचेंज की जाती है। तो बेसिकली डबल एक्सचेंज मेथड होता है क्योंकि केटाइन और एनाइन जो है वो आपस में रिप्लेसमेंट कर रहे होते हैं, डिस्प्लेसमेंट उनकी हो रही होती है। अगला सवाल हमारे पास है, दैट इज in the human body which organ is primarily responsible for regulating blood glucose levels। ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए कौन सा जो ह्यूमन ऑर्गन है? लिवर के साथ होता है। पैंक्रियाज, जिसको लबलबा कहते हैं। अब पैंक्रियाज बेसिकली दो तरह के जो हार्मोन्स है वो खारिज करता है। द वन इज द इंसुलिन एंड सेकंड वन इज द ग्लूकागॉन। एक इंसुलिन है, ग्लूकागॉन है। अब ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है तो लिवर कहता है पैंक्रियाज साहब को, जनाब आप क्या करो, इंसुलिन खारिज करो और शुगर को डाउन करो। और अगर ब्लड के अंदर शुगर लेवल कम है तो फिर लिवर कहता है पैंक्रियाज साहब उठो, ग्लूकागॉन को एक्टिवेट करो और फिर शुगर लेवल को अप करो। लेकिन इंसुलिन जो है वो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन को थोड़ी हद तक जो है उसकी जो लिमिट है उसको तो डाउन कर सकता है शुगर को। लेकिन जब बॉडी इतनी ज्यादा शुगर इनटेक कर रहा हो
तो फिर पैंक्रियाज और इंसुलिन कहते हैं हमारे बस की बात नहीं है, लिहाजा आप एंटीबायोटिक्स लो, लिहाजा आप इंजेक्शन की तरफ आओ या कोई और जो है वो प्रिवेंटिव मेयर से अडॉप्ट करो। तो बेसिकली दो तरह के हार्मोन खारिज करता है और ग्लूकोज कंसंट्रेशन को बेसिकली मेंटेन करता है कौन से, बेसिकली पैंक्रियाज है, या तो इंसुलिन खारिज करेगा या तो ये ग्लूकागॉन खारिज करेगा जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वायरल डिजीज, वो कौन सी है, वो चिकन पॉक्स जो है वो वायरल डिजीज है, याद रखिएगा जी। उसको कि विच विटामिन इज प्रोड्यूस बाय द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट, वो विटामिन डी है जो कि प्रोड्यूस होता है और सनलाइट के जब एक्सपोजर दिया जाता है। उसके बाद कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इस लार्ज इंटेस्टाइन का बेसिक फंक्शन क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम में याद रखिएगा मैक्सिमम जो डाइजेशन होती है वो छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होती है। उसके बाद देखिए मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट कौन सा है, मीथेन होता है। और नेचुरल गैस वही आम सी गैस होती है जिसको सुई गैस भी कहा जाता है, जो घरों में इस्तेमाल होने वाली गैस है वो मीथेन होती है। और इसका फार्मूला क्या होता है, ये बेसिकली CH4, या इसको मीथेन भी कहा जाता है या इसको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो घरों में इस्तेमाल होने वाली जो गैस है जिसको सुई गैस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सुई बलूचिस्तान के मकाम पर इसको डिस्कवर किया गया था। और जो इस नेचुरल गैस इस्तेमाल होती है उसका वैसे साइंटिफिक नेम क्या है, वो मीथेन है। इसको हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद कितनी होती है, कार्बन 1 और हाइड्रोजन की तादाद 4 होती है।